ये कहानी है हेली नाम की एक मासूम अनाथ बच्ची की, जिसने 5 साल तक अपनी आंटी डेबी के साथ शहर में जिंदगी बिताई है। अब डेबी को फ्रैंकफर्ट शहर में एक नई नौकरी मिल गई है और वो हेली को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मजबूरन डेबी ने फैसला किया है कि हेली को स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले उसके दादा एल्बर्ट के पास छोड़ दिया जाए। आस पड़ोस के लोग डेबी को बताते हैं कि एल्बर्ट बहुत गुस्से वाला और अलग थलग रहने वाला इंसान है, लेकिन डेबी के पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन डेबी नन्ही हेली का हाथ पकड़कर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रही है। रास्ते में ठंडी हवा लगते ही हेली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आज़ादी महसूस करने के लिए अपने भारी जूते और मोटा कोट उतार देती है और हल्के कपड़ों में घास पर दौड़ने लगती है। डेबी उसे संभलकर चलने को कहती है, पर हेली हंसते हुए पहाड़ी रास्ते का मजा लेने लगती है। इस तरह खेलते कूदते हुए पहाड़ की चोटी पर उस कैबिन तक पहुंचते हैं जहां हेली के दादाजी एल्बर्ट रहते हैं। सामने दादाजी को देखते ही डेबी जोर से उन्हें आवाज देती है। एल्बर्ट दूर से ही डेबी को आते देख तुनक कर खड़े हो जाते हैं। वो कठोर आवाज में चिल्लाते हैं कि उन्हें इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं चाहिए और दोनों वापस लौट जाएं। हेली सहम कर अपने दादाजी को देखती है। डेबी हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो हेली को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें, क्योंकि वो अब इसका ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन एल्बर्ट किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर डेबी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं हेली को शहर वापस ले जाती हूँ। ये कहकर डेबी मन मारकर हेली का हाथ पकड़कर लौटने लगती है। कुछ कदम चलते ही वो चुपके से हेली को कैबिन के पीछे एक कोने में छुपा देती है और फुसफुसाती है, यहीं रुको। फिर खुद तेजी से पहाड़ से नीचे उतर जाती है। एल्बर्ट को जल्द ही एहसास हो जाता है कि डेबी उसे धोखा देकर हेली को छोड़कर भाग गई है। वो नीचे घाटी की ओर भागती डेबी को गुस्से में आवाज देते हैं, लेकिन डेबी पलटकर नहीं देखती। खींचकर एल्बर्ट अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। नन्ही हेली बाहर ठंड में अकेली रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो ठिठुरते हुए पास की छोटी गौशाला में जाकर सूखी घास पर लेट जाती है, जहां दादा की 2 बकरियां थीं। उसी घास के तबेले में हेली अपनी पहली रात गुजारने को मजबूर हो जाती है। अगली सुबह एल्बर्ट झोपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने हेली को गौशाला में घास पर सोया हुआ पाया। उन्होंने बिना कुछ बोले बकरी का ताज़ा दूध निकाला और एक कटोरे में हेली को पिला दिया। दिन भर वो ज्यादातर अपने काम में लगे रहे और हेली को अनदेखा करते रहे। शाम को जब अंधेरा हुआ तो हेली ने डरते डरते पूछा, दादाजी, मैं कहाँ सोऊं? एल्बर्ट रूखे स्वर में बोले, जहां दिल चाहे। हेली को कैबिन के अंदर एक सीढ़ी दिखी, जिससे चढ़कर वो अटारी में पहुंची। ऊपर उसे सूखी घास का एक बिछौना और छोटी खिड़की से तारों भरा आसमान दिखा। हेली ने खुशी खुशी उसी घास को अपना बिस्तर बना लिया और पहली रात वहीं सुकून से सो गई। अगली सुबह एल्बर्ट घर के बाहर लकड़ियां काटने में मशगूल थे कि बकरियों का एक झुंड हाँकता हुआ एक 13-14 साल का लड़का वहां आता दिखा। ये पीटर था, जो गांव का ही एक लड़का था और रोज सबकी बकरियां पहाड़ पर चराने ले जाता था। एल्बर्ट ने उसे रोका और अपनी 2 बकरियां भी साथ ले जाने को कहा। साथ में उन्होंने बताया कि हेली भी उसके साथ आएगी, ताकि वो पहाड़ी जीवन का तरीका सीख सके। हेली ये सुनकर उछल पड़ी। एल्बर्ट ने उसे दोपहर के खाने के लिए रोटी, चीज और सॉसेज बांधकर दिए और वो खुशी खुशी पीटर और बकरियों के साथ पहाड़ों पर निकल गई। पहाड़ों पर हेली ने पीटर के साथ पूरे दिन बकरियों के पीछे दौड़ते, जंगली फूलों से खेलते और आज़ादी का भरपूर आनंद लेते हुए बिताया। वो इतनी खुश थी मानो पिंजरे से निकलकर खुले आसमान तले उड़ रही हो। पीटर भी हेली को खुश देखकर मुस्कुराता रहा। शाम ढलने पर जब दोनों बकरियां लेकर लौटे, हेली के चेहरे पर तृप्ति की चमक थी, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतनी खुली आज़ादी महसूस की थी। शाम को एल्बर्ट के कैबिन लौटने के बाद हेली शुरू में कुछ संकोच करती रही, लेकिन जल्द ही दादा पोती के बीच अनहा प्यार पनपने लगा। अगली सुबह एल्बर्ट ने सुबह से ही लकड़ियों पर आरी हथौड़ी चलानी शुरू कर दी। उन्होंने घंटों मेहनत करके एक नन्ही लकड़ी की कुर्सी बना डाली। शाम को जब हेली खेलकर घर लौटी तो देखा कि खाने की मेज पर अब 2 कुर्सियां थीं। एल्बर्ट ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तू यहीं रहेगी हमेशा के लिए। ये सुनते ही हेली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने दौड़कर दादाजी को गले लगा लिया। वर्षों बाद एल्बर्ट के सूने जीवन में खुशियां लौट आई थीं। इसके बाद वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। हेली हर दिन पहाड़ों पर पीटर के साथ बकरियां चराती, इधर उधर दौड़ती और खुली हवा में खुश रहती। एल्बर्ट के साथ भी उसका रिश्ता गहरा होता गया। कुछ समय बाद पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी और ठंड शुरू हो गई। सर्दियों में पीटर भी स्कूल जाने के लिए अपने
अपने नानी के घर कुछ महीनों के लिए चला गया। हेली को अब कभी कभी पहाड़ पर अकेलापन महसूस होता था। उसे खुश रखने के लिए एल्बर्ट ने लकड़ी से एक प्यारी सी चिड़िया बनाकर उसे तोहफे में दी। फिर उन्होंने लकड़ियों की एक मजबूत स्लेज भी बनाई। बर्फीली ढलानों पर दादा पोती घंटों स्लेज पर फिसलते रहे और उनकी हंसी की आवाज़ें घाटी में गूंज उठीं। लेकिन खुशियों भरे ये दिन हमेशा के लिए नहीं थे। कुछ साल बीत गए और हेली अब 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक हेली की मौसी डेबी फिर से पहाड़ पर आ पहुंची। उसे देखकर हेली को बेहद आश्चर्य और खुशी हुई, क्योंकि इतने वर्षों में डेबी पहली बार उससे मिलने आई थी। एल्बर्ट के चेहरे पर हेली की मौसी को देखकर चिंता की लहर दौड़ आई, क्योंकि उन्हें पता था कि डेबी हेली को वापस ले जाने के लिए ही आई होगी। पर खुशी नहीं थी। डेबी ने बताया कि वो फ्रैंकफर्ट से खास हेली को लेने आई है। वहाँ एक अमीर परिवार है जहाँ हेली को रहने पढ़ने का बढ़िया मौका मिलेगा। हेली वहाँ जाएगी तो शहर में स्कूल जा सकेगी, अच्छे कपड़े पहन सकेगी और एक हम उम्र लड़की के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाएगी। ये सुनकर हेली का दिल सहम जाता है। वो पहाड़ छोड़ना नहीं चाहती थी। एल्बर्ट सख्त लहजे में बोले, नहीं, हेली कहीं नहीं जाएगी, इसका घर यहीं है। डेबी भी जिद पर अड़ गई। वो बोली, मैंने हमेशा हेली का अच्छा ही चाहा है। आपके पास ना इसकी पढ़ाई है ना दोस्त, शहर में इसका भविष्य संवरेगा। एल्बर्ट तैश में आकर बोले, पहले इसे यहाँ छोड़कर गई थी तब तो कोई चिंता नहीं थी, अब सालों बाद लेने आई हो। नहीं, हेली यहीं रहेगी। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। एल्बर्ट ने क्रोध में डेबी को तुरंत वहाँ से जाने को कह दिया। डेबी दिखावे के लिए बड़बड़ाती हुई वहाँ से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो चुपके से दूसरे रास्ते से पहाड़ पर ऊपर चढ़कर हेली के पास जा पहुंची, जो उस वक्त बकरियों के पास खेल रही थी। डेबी ने मीठी बातों में हेली को फंसाना शुरू किया। उसने कहा, हेली, तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं कि तुम शहर चली जाओ। वहाँ तुम्हें बड़ा स्कूल, नए दोस्त और आराम मिलेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। हेली घबरा गई और बोली, वो दादाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस पर डेबी ने कहा, तुम्हारे भले के लिए ही वो दिल पर पत्थर रखकर मुझे तुम्हें ले जाने को कह रहे हैं। मासूम हेली को डेबी की बातों पर विश्वास होने लगा। भारी मन से आखिरकार हेली ने हामी भर दी। उसने सोचा शायद सच में दादाजी चाहते हैं कि वो अच्छा जीवन जिएं। डेबी तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। हेली की आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या नहीं। दूर एक चट्टान के पीछे से पीटर ये सब होते हुए देख रहा था। वो कुछ नहीं कर पाया। शाम को जब वो बकरियां वापस लेकर एल्बर्ट के पास पहुंचा तो हाफते हुए उसने बताया कि डेबी हेली को अपने साथ ले गई है। सुनते ही एल्बर्ट सन्न रह गए। एक पल को मानो उनका दिल टूट गया। फिर वो दौड़ते हुए पगडंडियों से नीचे घाटी की तरफ भागे। उम्र ज्यादा थी, मगर उस वक्त एल्बर्ट मानो जवान हो गए थे। वो हाफते हुए नीचे गांव तक पहुंच गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेबी हेली को लेकर स्टेशन से जा चुकी थी। एल्बर्ट बेबस होकर सड़क पर खड़े दूर जाती सड़क की ओर देखते रहे। उनकी आंखें भीग गईं। वो अकेलेपन के जिस अंधेरे से बाहर निकले थे, लगता था फिर उसी में लौट गए। लंबी यात्रा के बाद अगली सुबह डेबी हेली को लेकर जर्मनी के बड़े शहर फ्रैंकफर्ट पहुंचती है। इतने ऊंचे भवन और इतनी भीड़भाड़ देखकर हेली दंग रह जाती है। उसने ऐसा महानगर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वे एक भव्य हवेली के सामने पहुंचते हैं। यही हेनरी का घर था, जहां हेली को रहना था। दरवाज़ा खटखटाने पर एक नौकर बाहर आता है। डेबी उसे बताती है कि वो हेली को लेकर आई है। नौकर उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर की शान और शौकत देखकर हेली सहमी हुई थी। तभी सीढ़ियों से किसी की कड़क आवाज़ गूंजी। ये कौन है? ये आवाज़ थी उस घर की गवर्नेंस रबेका की। वो मध्यम उम्र की सख्त स्वभाव वाली महिला थी, जिन्हें हेनरी ने अपनी बेटी की देखभाल और अनुशासन के लिए रखा था। रबेका नीचे आकर शक भरी नज़र से हेली को ऊपर से नीचे तक देखती है। मैली फ्रॉक, उलझे बाल, नंगे पैर, हेली बिल्कुल किसी गांव की जंगली बच्ची जैसी दिख रही थी। रबेका को ये पसंद नहीं आया। वो डेबी से तल्ख लहजे में पूछती है, क्या यही है वो लड़की? डेबी हाथ जोड़कर सफाई देती है, जी मैडम, यही हेली है। आपने ही तो कहा था कि किसी पहाड़ी माहौल में पली बच्ची चाहिए। हेली बहुत भली और समझदार है, ये क्लारा को अच्छा साथ देगी। रबेका नाक भौं से कोड़ते हुए बड़बड़ाती है, देखते हैं। डेबी जल्दी से हेली को अलविदा कहकर लौट जाती है। अब हेली को इस अजनबी घर में खुद को ढालना था। थोड़ी देर बाद ऊपर की मंजिल से व्हीलचेयर घूमने की हल्की आवाज़ आती है। हेली उत्सुकता से देखती है कि सीढ़ियों के पास एक सुनहरे बालों वाली प्यारी लड़की अपने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बैठी है। ये क्लारा थी, हेनरी की 13 साल की बेटी, जो अपने पैरों पर चल नहीं सकती। हेली हल्के से मुस्कुराती है और हाथ हिलाकर अभिवादन करती है। रबेका सख्ती से कहती है,
क्लारा, ये हेली है, इसे अच्छे व्यवहार और नियम सिखाने हैं, तुम्हारे साथ रहते हुए। क्लारा नम्रता से जवाब देती है, जी फ्रॉयलाइन, और फिर हेली से बोली, आओ मेरे कमरे में चलें। हेली और क्लारा पहले दिन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हेली अनजाने में एक दो गलतियां कर बैठती हैं, जैसे जोश में आकर क्लारा की व्हीलचेयर को तेज धक्का दे देना, जिससे वो एक टेबल से टकरा जाती है। मगर क्लारा हर बार समझदारी दिखाते हुए हेली की गलती की जिम्मेदारी खुद ले लेती है और रेबेका को शांत कर देती है। इससे हेली के दिल में क्लारा के लिए बेहद प्यार उमड़ आता है। अब हेली को इस नए घर के तौर तरीके सीखने थे। नौकरानियां उसे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती हैं, बाल बनाती हैं और खाने की मेज़ पर चाकू कांटे इस्तेमाल करना सिखाती हैं। हेली ये सब चुपचाप सीखने की कोशिश करती है। सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई को लेकर आती है। हर दिन क्लारा के साथ हेली को भी उसके निजी शिक्षक के साथ पढ़ना होता है। जल्द ही सबको पता चलता है कि हेली को ठीक से पढ़ना नहीं आता। ये सुनकर रेबेका का पारा चढ़ जाता है। वो डांटते हुए कहती है, इसे कुछ नहीं आता, ऐसी जाहिल लड़की इस घर में नहीं रह सकती। वो तुरंत हेली को वापस भेजने की धमकी देती है। लेकिन हेनरी के लौटने तक हेली को रखना उनकी मजबूरी थी, इसलिए चाहकर भी रेबेका उसे हटा नहीं सकती थी। क्लारा बीच बचाव करके कहती है, हम हेली को धीरे धीरे सिखा लेंगे। रेबेका भौहें चढ़ाकर उन्हें घूरती है और पैर पटकते हुए कमरे से निकल जाती है। हेली ये सब सहमी हुई देखती रहती है और उसे अपने आप पर शर्म आने लगती है। धीरे धीरे हेली घर के नियमों में ढलने की कोशिश करने लगी, पर उसका दिल अब भी पहाड़ों में ही अटका रहता था। रात में उसे अक्सर अपने दादा और पहाड़ों के सपने आते और कभी-कभी वो नींद में उठकर चलने लगती थी। एक दो बार नौकरों ने उसे सुबह कमरे के फर्श पर पाया तो वो हैरान हुए कि हेली अपने नरम बिस्तर छोड़कर जमीन पर क्यों सोती है। हेली को खुद कुछ याद नहीं रहता था। दिन में जब भी मौका मिलता, हेली खिड़की से झांककर दूर पहाड़ों की ओर देखने की कोशिश करती। उसे वहां के हरे भरे मैदान, अपनी बकरियां और आज़ादी भरी हवा याद आती थी। एक दिन हेली को एक शरारत सूझती है। वो क्लारा से कहती है, चलो आज चोरी छिपे बाहर घूमने चलें। क्लारा पहले घबराती है क्योंकि उसे अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर हेली के मनाने पर वो तैयार हो जाती है। दोपहर में दोनों बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। दोनों पार्क में खुली हवा का आनंद लेती हैं और बाजार की रौनक देखती हैं। कुछ घंटों बाद जब वे लौटती हैं तो घबराए हुए नौकर उन्हें ढूंढकर घर तक ले आते हैं। पता चलते ही रेबेका क्रोध से तमतमा उठती है। वो सज़ा के तौर पर हेली को रात के खाने से वंचित कर देती है और उसे पूरी शाम दीवार की ओर मुंह करके खड़ा रहना पड़ता है। साथ ही वो धमकी देती है कि अगली बार सीधा तहखाने में डाल देगी। उस रात हेली से ये अपमान सहा नहीं जाता। जैसे ही सब सोने चले जाते हैं, हेली दबे दबे पांव अपने कमरे से निकलती है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो यहाँ से भाग जाएगी। वो अपने कोट की जेब में बचे हुए ब्रेड रोल भर लेती है जो उसने रात के भोजन से बचा लिए थे। फिर बहुत धीरे से मुख्य दरवाज़ा खोलने लगती है ताकि कोई जाग न जाए। तभी पीछे से एक कड़क आवाज़ गूंजती है, कहाँ जा रही हो हेली? हेली घबरा कर मुड़ती है। सामने हाथ में लालटेन लिए रेबेका खड़ी थी। हेली की चोरी पकड़ी गई। उसके हाथ से ब्रेड के टुकड़ों वाला छोटा बैग नीचे गिर पड़ा और सारे ब्रेड रोल फर्श पर बिखर गए। रेबेका गुस्से से बोली, भागने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें यहाँ कितने आराम मिले हैं और तुम्हें कदर ही नहीं। हेली की आंखों से आंसू बहने लगे। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी क्लारा ने भी ये सब देख लिया था। क्लारा की आंखें भर आईं और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। हेली को एहसास हुआ कि अगर वो चली गई तो क्लारा का दिल टूट जाएगा। वो सिसकते हुए वापस अपने बिस्तर पर लौट आई और घर से भागने का इरादा छोड़ दिया। अगले दिन से ही क्लारा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो हेली से नाराज थी कि हेली उसे छोड़कर भागना चाहती थी। इधर हेली भी गुमसुम और उदास रहने लगी। उसे हर रात बुरे सपने आने लगे। कुछ दिन बाद हेली और क्लारा में फिर बात हुई। हेली ने क्लारा का हाथ पकड़कर रोते हुए माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। क्लारा ने भी रोते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों में फिर सुलह हो गई और क्लारा की तबीयत भी सुधरने लगी। कुछ हफ्तों के बाद हेनरी अपने विदेश दौरे से लौटे। उनके साथ उनकी माँ मार्गरेट भी आईं। घर में रौनक लौट आई। क्लारा ने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया। हेनरी ने देखा कि उनकी बेटी खिली हुई दिख रही है। फिर उन्होंने पास खड़ी छोटी हेली को देखा। क्लारा ने उत्साह से बताया, पापा, यही है मेरी दोस्त हेली। हेनरी ने प्यार से हेली के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
मार्गरेट ने भी आगे बढ़कर हेली को गोद में भर लिया। हेली को उनके अपनापन भरे आलिंगन में अपनी दादी जैसा स्नेह महसूस हुआ और उसकी आंखें नम हो गईं। थोड़ी देर बाद रुबेपा ने शिकायत भरे स्वर में हेनरी से कहा कि हेली पहाड़ी गंवार है और उसे कुछ नहीं आता। वो चाहती थी कि हेनरी तुरंत हेली को वापस भेज दें। मार्गरेट ने ये सुनकर हस्तक्षेप किया, पहले मैं खुद इस बच्ची को देखूंगी। उस शाम मार्गरेट ने हेली को पास बिठाकर कहानी की एक किताब पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वो अचानक रुक गई और बोली, अब आगे तुम पढ़ो। हेली ने घबराकर कहा, दादी माँ, मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता। मार्गरेट प्यार से समझाती है, कोई बात नहीं, कोशिश करो। तुम्हें कहानियाँ पसंद है ना, अगर तुम खुद पढ़ोगी तो कितनी सारी कहानियाँ जान पाओगी। हेली को दादी माँ की बात दिल को छू गई। उसने मन ही मन मेहनत करके पढ़ना सीखने की ठान ली। मार्गरेट ने उसकी हौसला अफजाई की और कुछ शब्द पहचानने में मदद भी की। हेली की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उस घटना के बाद हेली रोज अभ्यास करने लगी, लेकिन इसी के साथ ही घर में एक अजीब सिलसिला भी शुरू हो गया। कई रातों से नौकरों को लगता था जैसे घर में कोई आहट हो रही है। कभी सीढ़ियों पर हल्की पदचाप सुनाई देती, कभी किसी दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज आती। सारे नौकर चाकर कहने लगे कि शायद घर में भूत है। रबेका तो डर के मारे शाम ढलते ही भगवान को याद करने लगती थी। हेनरी को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन माहौल थोड़ा डरावना जरूर हो गया था। आखिर एक रात हेनरी देख लेते हैं कि आधी रात को हेली नींद में चलकर मुख्य दरवाज़ा खोल बाहर अंधेरे में पहाड़ों की ओर टकटकी लगाई खड़ी रहती है। अगले ही दिन बुलाए गए डॉक्टर बताते हैं कि हेली को अपने घर की याद ने बीमार कर दिया है और उसे तुरंत पहाड़ वापस भेजना होगा। हेनरी को भारी मन से ये फैसला मानना पड़ता है। जब क्लारा को पता चलता है कि हेली को वापस भेजा जाएगा तो वो फूट फूट कर रो पड़ती है। वो अपने पिता से गिड़गिड़ाती है, मैं हेली को जाने नहीं दूंगी। लेकिन कोई चारा नहीं था। हेली भी दुखी थी कि उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ना पड़ रहा था, पर मन ही मन उसे घर लौटने की खुशी भी थी। विदा से एक दिन पहले क्लारा नाराज होकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। हेली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो फिर मिलने आएगी, लेकिन ना क्लारा रोते हुए कोई बात नहीं सुनती। जिस दिन हेली को वापस जाना था, घर के नौकरों ने उसे ढेर सारा खाना और तोहफे बांध कर दिए ताकि वो पहाड़ पर अपने परिवार के पास कुछ लेकर जा सके। मार्गरेट ने प्यार से हेली को गले लगाया और शुभाशीष देते हुए विदा किया। हेली ने अपने सामान में से लकड़ी की वो नन्ही चिड़िया निकाली जो एल्बर्ट ने उसे बनाकर दी थी। हेली ने वो खिलौना हेनरी को देते हुए कहा, इसे प्लीज़ क्लारा को दे दीजिएगा और उनसे कहना मैं उन्हें बहुत याद करूंगी। उन्हें मेरे पास पहाड़ पर लाने का वादा कीजिए। हेनरी ने गला भरते हुए वादा किया कि सही समय आने पर वो क्लारा को हेली से मिलवाने ज़रूर लाएंगे। हेली ट्रेन में बैठकर खिड़की से सभी को अलविदा हाथ हिलाती रही। रब का भीतर ही भीतर चैन की सांस ले रही थी कि घर में फिर शांति लौटेगी। क्लारा अपने कमरे की खिड़की से आंसू बहाती रही, मगर उसने दिल में उम्मीद रखी कि हेली से फिर मुलाकात होगी। लंबे सफ़र के बाद हेली वापस अपने प्यारे पहाड़ी गांव पहुंच जाती है। स्टेशन पर उतरते ही वो खुश होकर अपने जूते उतार देती है और हरी घास पर नंगे पांव दौड़ने लगती है। सबसे पहले वो अपने दोस्त पीटर के घर पहुंचती है। पीटर और उसकी माँ उसे देखकर अवाक रह जाते हैं। हेली सीधे अंदर अंधी दादी के पास जाती है और प्यार से उन्हें गले लगाती है। फिर अपने साथ लाई टोकरी में से ताज़ी नरम रोटियां निकालकर दादी के हाथों में रख देती है। बूढ़ी दादी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो हेली का चेहरा हाथों से छूकर पहचानती है और कांपती आवाज़ में दुआ देती है। हेली मुस्कुराती है और दौड़कर पहाड़ की चोटी की ओर भागती है जहां उसका अपना केबिन था। भागते भागते रास्ते में हेली अपना शहर वाला महंगा फ्रॉक उतार देती है ताकि वो और तेज़ दौड़ सके। दूर से ही उसे पहाड़ी पर अपने घर की छत दिखाई देती है। सूरज ढल रहा था और आंगन में एल्बर्ट खड़े दूर रास्ते की ओर देख रहे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। अचानक पहाड़ी रास्ते पर भागती हुई हेली उन्हें दिखाई देती है। एल्बर्ट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। अगले ही पल हेली चिल्लाती हुई उनके सीने से आ लगती है, दादाजी, मैं वापस आ गई। एल्बर्ट का कठोर दिल पूरी तरह पिघल जाता है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी प्यारी पोती को बाहों में भींच लेते हैं। इतने महीनों का बिछड़ना दोनों के आंसुओं में धुल जाता है। हेली को आखिरकार अपना सच्चा घर फिर से मिल जाता है। हेली के घर लौट आने के बाद उसकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर गई। वो रोज़ पहाड़ों पर दौड़ती, बकरियों के साथ खेलती और अपने दादा का साथ देती। इसके अलावा हेली नियमित रूप से क्लारा को पत्र लिखती थी, जिनमें पहाड़ों की तमाम दिलचस्प बातें होती थीं और साथ में उसे दोबारा मिलने का न्योता भी होता था।
आखिरकार एक दिन वो मौका आ ही गया। हेली के कई पत्र पाने के बाद क्लारा और मार्गरेट ने एल्प्स जाने की योजना बनाई। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह क्लारा अपनी दादी और नौकरों के साथ घोड़ा गाड़ियों में बैठकर हेली के गांव पहुंचती है। हेली उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो दौड़कर गई और क्लारा को कसकर गले लगा लिया। मार्गरेट ने एल्बर्ट से आग्रह किया कि क्लारा कुछ दिन उनके साथ पहाड़ पर रुक जाए। एल्बर्ट सहर्ष राजी हो गए और मेहमानों का स्वागत किया। इस तरह क्लारा का पहाड़ों पर रहने का सिलसिला शुरू हो गया। हेली ने क्लारा को पहाड़ की सादी जिंदगी का भरपूर आनंद कराया। खुली हवा में सूरज की पहली किरणों को महसूस करना, बकरियों के साथ घास के मैदानों में घूमना, रात को अटारी में सूखी घास पर सोकर तारों भरा आसमान देखना, ये सब क्लारा के लिए बिल्कुल नए और जादुई अनुभव थे। उसे यहाँ वो खुशी महसूस हुई जो शहर के बंद माहौल में कभी नहीं मिली थी। लेकिन इधर पीटर को लगने लगा था कि हेली अब उसे छोड़ क्लारा को ज्यादा समय दे रही है। जलन में भरकर एक सुबह उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ी के किनारे से धकेल दिया। व्हीलचेयर नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। एल्बर्ट को तुरंत समझ आ गया कि ये पीटर की ही शरारत थी। उन्होंने पीटर को डांटा और उसे अपनी हरकत पर शर्म से सिर झुकाना पड़ा। एल्बर्ट ने क्लारा को अपनी पीठ पर बैठाया और पहाड़ की ऊंचाई तक घुमाने ले गए। वहां दूर तक फैले खूबसूरत नज़ारे देखकर क्लारा के चेहरे पर खुशी थी। इतने में एक रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई आई और आकर क्लारा के पैर पर बैठ गई। तितली के उड़ जाने पर उसे पकड़ने के लिए क्लारा ने हाथ बढ़ाया और अनजाने में खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये देखकर हेली, पीटर और एल्बर्ट की आंखें खुशी से भर गईं। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों में हेली और पीटर ने सहारा देकर क्लारा को धीरे धीरे चलना सिखाया। लगातार अभ्यास से क्लारा के पैरों में ताकत लौटने लगी और वो हर दिन पहले से बेहतर चलने लगी। कुछ समय बाद मार्गरेट और हेनरी क्लारा को लेने पहाड़ पर पहुंचे। हेनरी को शुरुआत में चिंता थी कि उनकी बीमार बेटी को पहाड़ पर लाना जोखिम भरा था, लेकिन जैसे ही क्लारा अपने पैरों पर चलकर दरवाजे तक आई, उनका गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया। उन्होंने भावुक होकर क्लारा को गले लगा लिया और हेली को दिल से धन्यवाद दिया, जिसकी बदौलत ये चमत्कार हुआ था। विदा के समय मार्गरेट ने प्यार से हेली को एक सुंदर नोटबुक और पेन उपहार में दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें लिखने का शौक है ना? ये लो, तुम्हारी अपनी डायरी। इसमें रोज अपनी कहानियां लिखती रहना और हमेशा अपने दिल की सुनना। हेली ने उस उपहार को हृदय से लगा लिया और नम आंखों से धन्यवाद दिया। जाते जाते क्लारा ने हेली को गले लगाकर कहा, जल्दी ही फिर मिलेंगे। हेली ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और इसी के साथ हेली की ये भावुक और खूबसूरत कहानी समाप्त होती है। आखिरकार हेली को उसका सच्चा परिवार, सच्ची दोस्ती और आज़ादी भरा जीवन वापस मिल जाता है। अब वो अपने दादाजी और दोस्त पीटर के साथ पहाड़ों पर खुशहाल जीवन बिता रही है और अपनी नई डायरी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखकर अपने सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।